नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े शो। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव होने वाला है। हमारे साथ पुण्येंदु जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुण्येंदु जी आपका। जी धन्यवाद अश्विन। और आज का जो छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे और साथ ही इस बारे में बात करेंगे कि गृहमंत्री अमित शाह ने जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया, हम उसकी बात करेंगे। साथ ही हम उसकी तुलना करेंगे कि कांग्रेस ने जो चुनाव कैंपेन के दौरान जो वादे किए हैं तमाम, उसके कंपैरिजन में बीजेपी के वादे कैसे हैं, क्या ऑफर्स कहाँ से ज़्यादा हैं। और सेकेंड पार्ट पे हम चर्चा करेंगे जो पहले चरण का चुनाव है, बस्तर डिवीज़न और राजनांदगांव लोकसभा की 8 सीटें, मतलब 12 है बस्तर की और 8 इसकी मिला के 20 सीटों पर, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बातचीत शुरू हो उससे पहले जान लीजिए कि पुण्येंदु जी की दूसरी कॉफ़ी है जो एकदम गरम गरम लेके आए। ये दूसरी है ना आपकी? हाँ, देखिए क्या है कि चर्चा के लिए तो कॉफ़ी बनी रहनी चाहिए। थोड़ा सा नाम ही है इलेक्शन कैफ़े। इलेक्शन कैफ़े है और मौसम भी धीरे धीरे सर्द हो रहा है, शाम का वक्त है अभी, तो इसलिए कॉफ़ी बनती है, ज़रूरी है, कॉफ़ी ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ जो अमित शाह ने किया, उसके कुछ मुद्दे हैं पहले बताते हैं और फिर बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या वादे किए हैं। आप पाएंगे कि सिमिलर है लगभग, लेकिन कांग्रेस एक कदम बढ़कर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। देखिए, पूरे कैंपेन के दौरान कांग्रेस ने जो वादे किए थे, बीजेपी ने उसमें क्या किया, उसमें कुछ जोड़ करके अपने घोषणा पत्र में जारी किया है। हालांकि अश्विन, एक कमाल की बात है कि भी कांग्रेस का आधिकारिक घोषणा पत्र आना बाकी है। हो सकता है कांग्रेस अपने वादों से एक्स्ट्रा ऑफर देने की कोशिश करे बीजेपी के घोषणा पत्र को देखते हुए। चलिए एक पहला बताते हैं कि कांग्रेस ने बोला था 17 लाख परिवारों को आवास, तो बीजेपी ने बोल दिया कि 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना घर दिया जाए। मतलब ज़्यादा हो, 1 लाख से 1 लाख क्या क्या ऐड हुआ है वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिर कांग्रेस ने बोला कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे और बीजेपी ने बोला कि 21 क्विंटल, मतलब कि प्रति एकड़ 1 क्विंटल ज्यादा की बात करेंगे। फिर तेंदुपत्ता जो आदिवासियों का है उस पर 4,000 बोनस कांग्रेस ने बोला, कांग्रेस ने की थी। और भाजपा बीजेपी ने कहा है कि हम 4500 रुपए का बोनस देंगे। और एक चीज़ सिमिलर है कि जैसे उसमें इन्होंने कांग्रेस ने बोला कि खूबचंद स्वास्थ्य सहायता योजना में 5 लाख को बढ़ा के 10 लाख की लिमिट की जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी कहा है कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें जो 5 लाख रुपए मिलते हैं, उसके अतिरिक्त 10 लाख छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, अगर 5 लाख ही खत्म होते हैं तो 10 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार उसका वहन करेगी। तो एक तो ये सिमिलरिटी हुई। दूसरी सिमिलरिटी एक और है कि कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना की बात कर रही है, आज पहली बार अमित शाह ने भी उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, तो इस पर हम भी विचार करेंगे। तो एक देखिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अगर आप खासकर जो आप पूरी जातिगत जनगणना के केंद्र में आप पाएंगे कि ओबीसी वोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की राजनीति करने वाले लोग जातिगत जनगणना को लेकर सबसे मुखर है, क्योंकि आपको भी पता है कि दलित और आदिवासियों की जो जनगणना होती है वो 2011 की जनगणना, मतलब वो जनगणना का पार्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसके अलावा दूसरी जातियों की जनगणना जातिगत आधार पर नहीं होती है। तो इसीलिए और बीजेपी छत्तीसगढ़ में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। इस वजह से अमित शाह के लिए इस बारे में बात करना ज़रूरी था कहीं नहीं। और चूंकि कांग्रेस ने अपने जो प्रमुख वादे हैं उसमें जातिगत जनगणना कराने का भी एक वादा किया हुआ है। एक चीज़ और जो बीजेपी ने एक्स्ट्रा जोड़ा है वो है कि रामलला का दर्शन कराई जाएगी। भाजपा ने बोला है कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ से लोगों को ले जाकर रामलला के दर्शन करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज इसलिए भी हो सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के भी जो एंटी क्रिश्चियन जो अभियान कांग्रेस बीजेपी चला रही है कि क्रिश्चियनिटी को उनको कन्वर्ट किया जाए, धर्मांतरण का मुद्दा बड़ा प्रखर है वहाँ पर इस बार की, खासकर बस्तर वाले क्षेत्र में और राजनांदगांव यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है इस बार के लिए। देखिए अश्विन, एक बड़ा ही मुद्दा रहा है, क्योंकि जो संघ परिवार है इस मुद्दे को हमेशा उठाता रहता है कि आदिवासी जो है धर्मांतरण का शिकार होते हैं। ये संघ परिवार का पुराना मुद्दा है। और जो आलोचक हैं, जो संघ परिवार और बीजेपी के आलोचक हैं, उनका मानना है कि बीजेपी आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाहती है और उनका हिंदुत्वकरण करके वो वोट अपने पाले में लाना चाहती है। जबकि माना ये जाता रहा है कि ट्राइबल वोट जो है ट्रेडिशनली कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, अब बीजेपी उनका हिंदुत्वकरण करके
उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करें। इसलिए पिछले कुछ समय से धर्मांतरण का मुद्दा काफ़ी ये बीजेपी के जो आलोचक हैं वो कह रहे हैं कि उसको ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे लोग बता भी रहे हैं, जैसे बात करने पे, कि इस बार जो खासकर ये जो जहाँ पे 20 सीटों पे चुनाव होने वाला पहले चरण में, वो पूरा एसटी वाला बेल्ट है, वहाँ पे आदिवासियों का बेल्ट है, वहाँ बीजेपी ने अच्छी वापसी की है, अच्छा वहाँ पे कमबैक करने की बात कही जा रही है। सर्वे में भी बात की जा रही है, लोकल लेवल पे जो पत्रकार हैं वो भी बता रहे हैं। जी देखिए, पहले चरण में अगर हम उसको देखें, जो 20 सीटें हैं, तो जो 12 सीटें हैं वो बस्तर डिवीजन से आती है, जो पूरी तरह से ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। उन 12 में से 11 ट्राइबल्स के लिए रिजर्व सीट्स हैं। एक सीट जो जगदलपुर है वो अनरिजर्व्ड है। बाकी जो 8 सीटें हैं वो राजनांदगांव लोकसभा का पार्ट है। राजनांदगांव से आपको पता है रमन सिंह आते हैं। तो कुल मिला के 20 में 12 सीटें हैं आपके ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है, एक सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, और 7 सीटें अनरिजर्व्ड है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो 50% जो वोट है पहले चरण में आने वाला वो आदिवासी वोट है, ट्राइबल वोट है। इसके अलावा 6% वोट दलित वोट है, बाकी ओबीसी वोट है और जो अनरिजर्व कैटेगरी के वोट हैं। तो जातिगत आधार पर जाहिर सी बात है पहले चरण में ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। इसीलिए आप वादों में भी आप पाएंगे कि किस तरह से जो 31 इन्होंने बोला है बीजेपी ने कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान को वो करेंगे और 3100 रुपया प्रति क्विंटल उनको देने की बात की जाएगी, ठीक है। साथ ही किसान को एक मुश्त भुगतान करने की बात की जाएगी। ये देखिए, आप कांग्रेस भाजपा बोल रही है कि 12,000 रुपये विवाहित महिला को दिया जाएगा। यानी देखिए कैसे पार्टियां अपने वादों को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे से। उसका एग्जाम्पल देखिए कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि वो लुभावने वादे नहीं करना है, फ्रीबीज नहीं बांटना है, वो उसको लेकर काफ़ी मुखर भी है। लेकिन जब आप राज्यों में जाते हैं, कहीं का भी राज्य का चुनाव हो, तो फ्रीबीज की बौछार हो जाती है। एक ही पार्टी लेकिन दो स्टैंड। आपको लगता है ना कि ये चरित्र दोनों अलग अलग है सभी का? अश्विन, इसको लेकर एक लंबी डिबेट है कि क्या चीज़ फ्रीबीज कहलाएगा और क्या वेलफेयर कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी आपको पता है फ्रीबीज का मैटर है, उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। तो जैसे ये स्कीम जो है 12,000 रुपये ये विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत देने की बात है। जाहिर सी बात है ये उनके पोषण, उनके स्वास्थ्य की को देखते हुए देने की बात है। तो उसमें सरकार के अपने पक्ष में ये बात बोल सकती है कि भाई हम तो उनके पोषण के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये पैसा दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि लाडली बहना योजना में शिवराज सिंह 1250 रुपये भी दे रहे हैं और उन्होंने कहा है ग्रेजुएट को हम ले जा करके 3,000 तक करेंगे। तो अब ये फ्रीबीज है या ये लोक कल्याण है, ये वेलफेयर है, एक बड़ी डिबेट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक तरीके का सुलभावना वादा ही है कि आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपको 12,000 रुपये देंगे। तो और इससे होता भी यही है कि लोग ज़्यादातर वोट वहीं करते हैं जहां उनको फ़ायदा दिखता है। खैर, एक कांग्रेस के लंबे समय से पत्रकार जो कवर करते हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भूपेश बघेल के नाम पर अगर ओपिनियन पोल सर्वे किए गए हैं, उसमें दिखाया गया कि करीब वो 20% लीड कर रहे हैं। मतलब उनके नाम पर लोग ज़्यादातर वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस पूरे सीएम के लिए, ना सिर्फ सीएम बल्कि पार्टी की जीत में भी उनका काफ़ी योगदान है अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक वो सामूहिक नेतृत्व वाली बात कही है जो पहले भी वो करते रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब टीएस सिंहदेव की नाराज़गी थी, उनको तो उप मुख्यमंत्री बना भी दिया है, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, आखिर सामूहिक नेतृत्व क्यों है? क्योंकि जब आपके पास लीडर है, पहले ही मुख्यमंत्री है, उसके चेहरे से ना जाके सामूहिक जाने का क्या कारण नजर आता है? देखिए, एक रणनीतिक कांग्रेस की रणनीति है। सभी को पता है कि भूपेश बघेल वहाँ एक चेहरा है और ये भी किसी से नहीं छुपा है कि पिछले कुछ समय में अगर 10 जनपद से सबसे ज़्यादा नज़दीकी किसी नेता ने बढ़ाई है तो भूपेश बघेल ने बढ़ाई है। और भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनने के बाद कई महत्वपूर्ण राजनीतिक जिम्मेदारियाँ मिली हैं, जिसमें कि एक आपने देखा हिमाचल चुनाव में भी उनकी एक जिम्मेदारी थी। और तमाम जो महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं भूपेश बघेल को प्रमुख जिम्मेदारी दी जाती है। और राहुल गांधी ने भी उनकी तारीफ की है, प्रियंका गांधी ने भी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ओपनली कहना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सबको पता है कि कौन वहाँ पे चेहरा है। ठीक है, कोई बेहतर घात ना हो उसको रोकने के लिए एक सामूहिक नेतृत्व की बात है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कांग्रेस वहाँ आती है तो मुख्यमंत्री किसको बनना है, इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पहले चरण की। जो पहले चरण में कुल 20 सीटों पर चुनाव होने वाला है।
20 सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में इसमें से कांग्रेस के पास 17 सीटें थी, 2 बीजेपी के पास थी और एक JCCJ मतलब कि जो अजीत जोगी कांग्रेस की पार्टी के पास थी। अगर उसी तरीके से बात करें 13 में जो पहला चरण मतलब इस बार 20 हो रहा है, लगभग हमेशा 18 और 72 का कॉम्बिनेशन होता है, इस बार 20 और 70 का कॉम्बिनेशन है। तो 13 में आप देखेंगे तो 12 कांग्रेस ने जीती थी और 6 बीजेपी ने। 13 में भाजपा की सरकार बनी थी, 18 में कांग्रेस की सरकार बनी और 8 में 15 बीजेपी जीती थी और उस समय बम्पर तरीके से बीजेपी ने सत्ता में वापसी की। तो ये कोई खास ट्रेंड नहीं दिखाता है कि सत्ता जिसकी बन रही है आदिवासी उसको वोट कर रहे हैं या पहला चरण का मतदान दूसरे चरण को फॉलो कर रहा है, ऐसा कुछ ट्रेंड आपको दिखता है इसमें? एक्चुअली क्या है कि अश्विन जो पहला चरण है उसमें वो 2 पार्ट है। मैंने बताया कि बस्तर की 12 सीटें हैं और राज्य से राजनांदगांव लोकसभा की इस बार 8 सीटें हैं। पहले क्या होता था, राजनांदगांव जिले की सीटें होती थी 6 हो जाती थी, तो 12 6 18 होती थी। अब चूंकि आपको पता है राजनांदगांव से सीएम जो थे रमन सिंह वो खुद उस जिले से आते हैं, तो बीजेपी को तो 2013 में बस्तर में तो कांग्रेस ने अच्छा किया था, लेकिन वो स्थिति 2008 में नहीं थी वैसी। तो 2 बार से कांग्रेस जो है बस्तर में बहुत अच्छा कर रही है। हालांकि बता रहे हैं, आपने भी जैसा बताया, आपके स्थानीय पत्रकारों से बात हुई और मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, तो बताया जा रहा है इस बार वैसा मामला नहीं है। आदिवासियों में बीजेपी भी बहुत जोर शोर से काम कर रही है और जैसे कांग्रेस के एक पूर्व नेता थे अरविंद नेताम, हाँ, तो वो इस बार कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो इस वजह से कांग्रेस के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन कांग्रेस को भरोसा है कि वो मैनेज कर लेगी और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। खासकर अगर आप देखें सारे राज्यों में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हाँ, दावे के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो छत्तीसगढ़ को लेकर के। और तमाम ओपिनियन पोल भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर एज है, और अभी भी एज है। मतलब ओपिनियन पोस्ट ने शुरुआत से जो बोलना शुरू किया वो अभी तक मेंटेन है कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी लीडिंग पार्टियां हैं। एक मज़ेदार एक इस पत्रकार ने वाकया बताया कि कवर्धा करके एक सीट है छत्तीसगढ़ में जो पहले फेज में ही आने वाली है, वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट, उनका सरनेम है अली, और जो बसपा ने उम्मीदवार उतारा है वो भी अली उतारा है। तो वो बता रहे थे कि ये अली उतारने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि बसपा का वहाँ कोई बेस नहीं है, बसपा और जीजेपी गठबंधन में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है क्योंकि जो अली कांग्रेस के थे वो सबसे ज़्यादा मार्जिन से पिछले चुनाव में जीते थे, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीते थे। लेकिन इस बार उस मार्जिन को कम करने के लिए और नाम डुप्लीकेसी करने के लिए ये जानते एक आपने देखा होगा ट्रेंड है, ये कई बार होता है ना, वोट काटवाने के लिए सेम नाम के कैंडिडेट को उतार दिया जाता है। वो बात ठीक है, वो अगर किसी स्थानीय पत्रकार ने ऐसी बात की है, लोग कई बार चुटकी लेते समय ऐसा करते हैं, लेकिन चूंकि वो बसपा के प्रत्याशी हैं, कोई निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये ठीक है, स्थानीय स्तर पर होते हैं समीकरण, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि कहना था कि यहाँ पे बसपा का बेस नहीं है, फिर भी बसपा ने कैंडिडेट उतारे हैं। तो कैंडिडेट उतारना पार्टी का मैटर है, उस पर कुछ नहीं, लेकिन वो कोइंसिडेंस बता रहे थे एक तरीके। सही है, कई बार इसीलिए होता है पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती हैं कि मतलब कांग्रेस बीएसपी पे लगाए कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, हाँ। और ऐसे ही तेलंगाना में आप देखते हैं कि ऐसा होता है कि लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि कोई एक सीट जहाँ पे दूसरी पार्टी का उम्मीदवार बहुत मजबूत रहता है, उसको हराने या उसकी मार्जिन को कम करने के लिए सिमिलर कैंडिडेट नाम के 2-3 उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। आपने ऐसा बहुत इंसिडेंट सुने होंगे। ऐसे मैंने बहुत इंसिडेंट्स देखे हैं, और पिछले जहाँ तक मुझे वो विधानसभा चुनाव तेलंगाना की बात है ना, जो इनकी केसीआर की बेटी के खिलाफ बहुत सारे उम्मीदवार, निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बहुत शायद मुझे याद है 100 से ज्यादा उम्मीदवार, वहाँ सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा 100 एक सीट पर। आप सोचिए कि 100 से अधिक उम्मीदवार, करीब 100 के करीब, मतलब कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 100, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदवार थे। तो वो भी एक वजह होती है, और वो सीट वो हार गई थी, हाँ। उनकी जब बड़ी बात है कि वो सीएम की बेटी हार गई उस राज्य में जहां उनकी 2 बार से सत्ता है। तो वो भी फेमस कैंडिडेट, मतलब ऐसा भी कोई नहीं थी प्रत्याशी जो जाने वाला नहीं था, लेकिन जैसा बात हो रही कि हराने के लिए पार्टियां किस तरीके से मतलब की रणनीति करती, कई बार मिले जुले नाम वाले सीटों पे भी इस तरह के वो किए जाते हैं। जैसे एक नाम है किसी का, तो उससे मिलते मिलते क्यों निर्दलीय प्रत्याशी कर दो। तो ये सारी देखिए राजनीति में जो है ना, वो कहा जाता है कि सब जायज़ है, तो ये पार्टियां तो बिल्कुल मानती हैं कि सब जायज़ है, और वो चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती हैं। अच्छा अश्विन, बात कर रहे थे तो एक बेलवेदर सीट है बहुत, और ये फर्स्ट फेज में उसका चुनाव हो रहा है, बस्तर रीजन में आती है, जगदलपुर सीट है।
बस्तर की 12 में 11 सीटें जो ट्राइबल्स के लिए रिजर्व है, एक जगदलपुर है जो सामान्य सीट है। तो जो रिकॉर्ड बताता है पिछले 10 चुनाव से पहले, मतलब 4 तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं राज्य बनने के बाद, उसके पहले मध्य प्रदेश में भी, तो जगदलपुर जो जीतता है वो या तो सरकार बनाता है या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है। मतलब वहाँ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सरकार ही है। तो इसका मतलब है कि जो अगर जगदलपुर का किसी को मिजाज पता हो तो पता लग जाएगा पहले चरण में ही कि आखिरी चरण का बिना इंतजार किए कि भाई किसकी लहर है। बेल वेदर बताते हैं कि वो सीटें जो पहले ही प्रेडिक्ट कर, मतलब उस सीट पे जीतने वाले उम्मीदवार की मोस्ट प्रोबेबली चांस होता है कि उसी की पार्टी एक तरीके से राज्य में आती है। दूसरा कल मैंने पढ़ा बहुत इंटरेस्टिंग, बेलवेदर शब्द आया कहाँ से। अच्छा। तो उसमें बताया गया कि जो भेड़ चलाने वाले होते हैं ना, भेड़ जो हाँकते हैं, तो पहले से इशारा करते हैं, तो देखते हैं 100 की भेड़ होती है, लेकिन वो उसके इशारे पे वो चले जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो बेलवेदर शब्द वहां से आया कि ये सीट इशारा कर देती है कि राज्य को किधर जाना। अच्छा। तो वो इस तरीके से बेलवेदर शब्द का निकाला गया। तो पिछले 10 चुनावों से जगदलपुर का ये है। और मुझे एक बार आप करेक्ट करिएगा, शायद बीजापुर सीट भी इसी फेज में है, और उसमें शायद बीजापुर शायद नहीं है या हो, तो वो 8 चुनाव से वो भी इशारा कर रही है। तो वो है। और अगर अच्छा कुछ महत्वपूर्ण बड़े नाम जो पहले फेज में है अश्विन, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए। पहले ये बताते हैं कि ये चुनाव 7 तारीख को है, जिस दिन आप जरूर वोट देने जाइएगा। छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से सभी निवेदन है कि जरूर वोट करिएगा, पोलिंग परसेंट को इंक्रीज करें। दूसरा ये कि अभी इस फर्स्ट फेज में 223 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। कुल 5304 मतदान केंद्र बताए गए। एक जो लोकल पत्रकार उन्होंने ये बताया कि बस्तर में ऐसे 3 गांव हैं जहां पर बोला गया इलेक्शन कमीशन कि हम पहली बार वहां इलेक्शन करवाएंगे। उसमें से 2 गांव में इलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वहां रोड ही नहीं है। तो ये जहां भी वोट हो, मतलब मतदान केंद्र बनाने की बात होती है, लेकिन वो रोड ही नहीं। एक गांव में होगा, 2 में अभी भी असमंजस है। वोटर्स मेल की बात करें तो 19 लाख पुरुष मतदाता हैं, 20 लाख महिला। ये पहला राज्य होगा जहां महिला लगभग 20 लाख पुरुष मतदाता हैं और 20,84,000 वो है महिलाएं। तो इसका मतलब है कि जेंडर रेशियो वहाँ पे अच्छा है। और ये माना भी जाता है कि ट्राइबल रीजन में महिलाएं ज़्यादा महिलाओं को एक वो बेहतर स्थिति में है। आपने अगर वोट पैटर्न की बात करें, वोटिंग परसेंटेज तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज में ये देखा गया है छत्तीसगढ़ में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से कम नहीं है, कम नहीं है, एकदम लगभग नेक टू नेक है। और अदर राज्यों में बात करें तो वहाँ परसेंटेज का फर्क है, 2 है, 3 है, 4% का फर्क है, लेकिन एमपी में, छत्तीसगढ़ में काफी नेक टू नेक है। अभी आप जो बात कर रहे थे कि हाँ, जो प्रमुख बड़े नाम है पहले चरण में, तो जो सबसे बड़ा एक नाम है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो बीजेपी का चेहरा रहे कई बार, हालांकि इस बार उन्होंने रणनीति बदली, रमन सिंह, वो खुद राजनांदगांव से खड़े हुए हैं। अच्छा अश्विन, ये रणनीति क्या है? मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भैया कमल का निशानी हमारा जो है वो चेहरा है। देखिए, मुझे लगता तो रमन सिंह को चेहरा ना बनाने की वजह क्या कांग्रेस के ओबीसी कार्ड से, जो भूपेश बघेल के ओबीसी फेस को देखते हुए कहीं बैकफुट पे है बीजेपी, या बीजेपी चाहती है कि अब हम नई लीडरशिप को हम वो करें? और उन्होंने सिर्फ वहीं पे नहीं, मध्य प्रदेश में भी किसी नाम की घोषणा नहीं की और राजस्थान में भी वही है। हाँ, हालांकि उन्होंने तेलंगाना के लिए एक साफ कह दिया कि तेलंगाना में अगर हमारी सरकार हो तो ओबीसी सीएम होगा। देखिए, यहाँ पे ओबीसी मुझे इतना नहीं लगता, क्योंकि ओबीसी का फैक्टर छत्तीसगढ़ में बताया नहीं जा सकता, क्योंकि एसटी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना 50% बचा उसी में एससी भी है, ओबीसी भी है, मुस्लिम भी है, सब कुछ है, हिंदू भी हैं। लेकिन एक बात है कि रमन सिंह को इसलिए भी नहीं उतारा गया क्योंकि एक तो बताया जाता है कि वो चेहरे पे ना वो लोग अब वोट नहीं करने वाले हैं, और अगर इनको वापसी करनी है तो मोदी जी का ही चेहरा काम आएगा और किसी का चेहरा काम नहीं आएगा। और दूसरी बात, लीडरशिप क्राइसिस है। रमन सिंह के पास, आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं होगा पूरे प्रदेश में जिसको आप खड़ा करके बीजेपी का मतलब हर क्षेत्र में जाने वाला नेता कोई नहीं। जैसे मध्य प्रदेश में इस समस्या है कि शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका मालवा से लेकर विंध्य प्रदेश तक की पूरी पैठ हो। तो लीडरशिप की क्राइसिस जो बताया था, सेकंड जनरेशन जो क्रिएट करना होता है, वो इन राज्यों में भाजपा के पास नहीं है, जो उनको कभी ना कभी आगे डेंट करेगा, और अभी कर भी रहा है। तभी हो सकता है, इसलिए इनकी स्ट्रेटेजी। छत्तीसगढ़ की राजनीति को जो करीब से देखने वाले लोग हैं, जब से उनसे बात होती है, तो उनका कहना है कि जो कास्ट कॉम्बिनेशन है छत्तीसगढ़ का, ट्राइबल और ओबीसी, ये 2 सबसे बड़ा वोट बैंक है वहाँ पर। तो जैसे कि शायद बीजेपी में ये शिफ्ट है कि अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं या आगे चल करके,
तो जैसे केदार कश्यप जो पहले ही चरण में एक और नाम की चर्चा करते हैं, केदार कश्यप जो है ट्राइबल फेस है पार्टी के लिए, तो पार्टी भी रहे तो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और पहले मंत्री रहे हैं, तो ये भी पार्टी के एक संभावित चेहरों में से एक हैं जो पार्टी जिन पर दांव भविष्य में खेल सकती है, तो वो भी इस पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा वो जरूर कुछ और ऐसे नाम है जो इस चरण में, जैसे नारायण चंदेल जो अपोजिशन लीडर हैं, वो खुद चूंकि ओबीसी समाज से आते हैं, और अरुण साहब जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, तो वो भी ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और ट्राइबल कम्युनिटी के मैंने बताया कि केदार कश्यप। दूसरा तो कांग्रेस का अगर आप बता देंगे कि कांग्रेस में भी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी चित्रकूट सीट से दीपक बैज लड़ रहे हैं, जो कि बस्तर से सांसद भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सांसदों को लड़ाने का जो चलन है ना, जो कांग्रेस भाजपा ने शुरू किया, वो कांग्रेस यहाँ फॉलो कर रही है। कांग्रेस फॉलो कर रही है, और आप देखें कि दोनों के ही प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष जो है वो सांसद भी हैं। तो ये एक मजेदार बात है, ये कोइंसिडेंस है, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दोनों के प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों ही सांसद हैं और दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। एक नाम और है मोहन मरकम का, जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हाँ, और अभी मौजूदा बघेल सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। इनको हटा के मंत्री बनाया गया था। हाँ, शायद नेतृत्व तो खुश नहीं था, या इनको मंत्री बनाना था। नहीं, वो क्या होता है, कई बार संगठन से लोग सरकार में ले जाते हैं, कई बार सरकार से संगठन में आते हैं, तो उसका ही पार्ट है ये, और उनको फिर से टिकट दिया है पार्टी ने, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी उनसे सेटिस्फाइड होगी, इसीलिए दिया गया। कोंडागांव से वो चुनाव ताल ठोक रहे हैं। ये तो रहे बड़े चेहरे जो इस फर्स्ट फेज में आपको दिखेंगे। हमने आपको बता दिया कि कितने पोलिंग स्टेशन हैं, कितने कुल मतदाता हैं, कितने उम्मीदवार हैं, कितने पार्टियां, क्या उनका रिजल्ट रहा है, और गठबंधन बताते हैं कि भाजपा पूरे 20 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस पूरे 20 सीटों पर लड़ रही है। बसपा और जीजेपी का गठबंधन है। हाँ, बसपा और जीजेपी के दोनों का गठबंधन है, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने गठबंधन किया है। और एक सीट जो मैं आपको बता रहा था, हाँ, कवर्धा की सीट है, वहाँ पे दोस्ताना लड़ाई है दोनों की, कि वहाँ पर दोनों ही पार्टी के उम्मीदवार हैं। जीजेपी और बीएसपी दोनों लड़ रही है, और जैसे मैंने पहले बताया कि वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो सेम नेम बीएसपी वाले कैंडिडेट का भी है, और वो सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे। तो ये एक सीट है जहाँ पे दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। अच्छा, एक बात देखिए अश्विन, आपने बताया कि पिछली बार 2018 के चुनाव में इस 20 सीट पे 17 कांग्रेस जीती थी, 2 बीजेपी और 1 सीट जेजेसी जीती थी। लेकिन आप देखिए बाद में इन 20 में से 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, दंतेवाड़ा और खैरागढ़, ठीक है। चुनाव के बाद वो दोनों सीटें उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत ली, तो कांग्रेस की संख्या 17 से बढ़ के 19 हो गई। तो सिर्फ एक अभी जो विधायक बीजेपी का है। लेकिन माना यही जाता है कि बाई इलेक्शन में ज्यादातर पार्टी, बात है, लोग जानते हैं कि भी जो सरकार में सत्ता में है उसको जिताने का हमें फायदा है, अगर जो सरकार होगी जो डेवलपमेंट होगा, तो ये एक स्वाभाविक ट्रेंड रहा है कि सत्ता। तो ये अभी बात हुई कि हमने आपको सीटों का बता दिया, साथ में घोषणा पत्र बता दिए। अब आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कितनी सीटें क्या मिलेंगी। हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स हैं वो करीब 6-7 ओपिनियन पोल आए हैं, उनका ट्रेंड क्या दिखा रहा है अभी तक, क्या लगता है आपको? अश्विन, देखिए अभी हमने जो सारे लास्ट जो ओपिनियन पोल्स हुए हैं उसको जो एनालाइज डेटा किया है, तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल कांग्रेस को एक अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं। कुछ ने ग्रेजुअली एक फाइट दिखाई है, जो गैप पहले ज़्यादा था वो धीरे धीरे कुछ ओपिनियन पोल में कम हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर ने भूपेश बघेल की कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही हम दर्शकों से निवेदन करेंगे कि कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल कल हमारे एनडीटीवी इंडिया हिंदी चैनल पे और एनडीटीवी 24/7 चैनल पे, इसके अलावा हमारे जो रीजनल चैनल हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उस पर आप 9 बजे से देख सकते हैं। ये ओपिनियन पोल एनडीटीवी और सीएसडीएस, एनडीटीवी के लिए सीएसडीएस लोकनीति ने किया हुआ है, ठीक है। इसमें आप जान पाएंगे कि मतदाताओं की पसंद क्या है, किसको वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है, और सीट्स नहीं बताएंगे, सीट तो आप बताएंगे। मुख्यमंत्री के लिए किसको लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, और कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव में मतलब इम्पैक्ट डाल रहे हैं। और सीट नहीं बताएंगे ना, सीट तो बाद में बताएंगे, जनता बताएगी। सीट तो जनता बताएगी 3 तारीख को, हम मुद्दों पे बात करेंगे। चलिए, तो आज की बातचीत बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और राज्य के साथ, किसी और विषय पे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।